हसनैन जी, उत्तर प्रदेश एसडीएमए के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल आरपी शाही जी, प्रमुख सचिव राजस्व श्री सुधीर गर्ग जी, डॉक्टर कृष्णा एस वत्सी, संजीव कुमार जिंदल जी, कुणाल सत्यार्थी जी, डी प्रकाश चौहान, डॉक्टर प्रकाश चौहान जी और उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, विभिन्न राज्यों से उपस्थित यहाँ पर एसडीएमए से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और अन्य प्रतिनिधिगण, उत्तर प्रदेश राज्य के आपदा विभिन्न जनपदों में तैनात आपदा मित्र और उपस्थित अन्य भाइयों बहनों, 2 दिवसीय इस तृतीय क्षेत्रीय सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम में मुझे आप सबके बीच में आकर के अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि एनडीएमए के मार्गदर्शन में उत्तर भारत के 9 ऐसे राज्य जो किसी न किसी प्रकार की आपदा से कम या ज्यादा प्रभावित रहते हैं, उनका यह क्षेत्रीय सम्मेलन आज यहां उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया है। मैं इस अवसर पर आप सभी विभिन्न राज्यों से आए हुए अतिथियों का, एसडीएमए से जुड़े हुए पदाधिकारी और अन्य प्रतिनिधियों का उत्तर प्रदेश शासन की ओर से हृदय से आप सबका मैं स्वागत करता हूं। 2 दिवसीय यह क्षेत्रीय सम्मेलन अत्यंत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सम्मेलन आयोजित हो रहा है और देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य होने और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी देश के अंदर एक बड़े राज्यों में होने के कारण उत्तर प्रदेश के सामने आपदा से संबंधित चुनौतियां भी उसी प्रकार की है। मेरा यह मानना है कि अगर समय से प्रशिक्षण और जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जाए, बचाव के उचित उपाय किए जाएं, तो आपदा से होने वाले किसी भी नुकसान को न्यूनतम लाने में हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। और हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने इस संवेदनशील प्रश्न को ध्यान में रख करके एनडीएमए को और सक्रिय करते हुए एक अच्छी शुरुआत की है। उनकी अच्छी ट्रेनिंग तो हो ही, साथ साथ जनपद स्तर पर आपदा मित्रों की तैनाती भी हो। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिस पर कार्य किया जा सकता है। जैसे आपके सामने मैं एक उदाहरण देता हूं, बाढ़ जैसी आपदा, ऐसा नहीं कि उसको नियंत्रित न किया जा सकता हो। कुछ तो वास्तव में प्राकृतिक हैं और कुछ मानव निर्मित भी हैं। अगर नदी के कैचमेंट एरिया में अनावश्यक बस्तियां बसेंगी तो आपदा अपना विकराल रूप धारण करेगी ही करेगी। लेकिन अगर हमने ईमानदारी के साथ उस आपदा पर नियंत्रण करने के लिए कुछ कार्यक्रम प्रारंभ किए तो उस पर नियंत्रण भी संभव है। उत्तर प्रदेश का मैं एक उदाहरण देता हूं। उत्तर प्रदेश प्रकृति और परमात्मा की कृपा का प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति को अगर आप देखेंगे तो 2 महीने के अंतराल में अलग अलग क्षेत्रों में बाढ़ आती है। मैं विगत वर्ष भी देख रहा था, इस वर्ष भी देख रहा था। विगत वर्ष पहले हमारे उत्तर से जुड़े हुए जनपदों में बाढ़ आई थी, जो नेपाल से सटे हुए जनपद हैं, और उसके बाद फिर
गंगा और यमुना के तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ उन क्षेत्रों में देखने को मिली थी। इस वर्ष इसका उल्टा था। इस बार पहले गंगा और यमुना से सटे हुए जनपदों में, जिन जनपदों से गंगा नदी और यमुना नदी गुजरती है, उन जनपदों में पहले बाढ़ आई और उसके बाद में फिर नेपाल से सटे हुए जनपदों में। समय से की गई तैयारी और बचाव के उपाय, जैसे नेपाल से सटे हुए जो जनपद हैं, हिमालय से आने वाली नदियों के कारण वहां बाढ़ आती है। और मैं देखता था कि बहुत सारी जगह तो बाढ़ का कारण स्वयं मनुष्य और ठेकेदारी प्रथा है। जैसे उत्तर प्रदेश में सरयू नदी में एक जगह है एल्गिन ब्रिज। एल्गिन ब्रिज में पता नहीं कब से बाढ़ के नाम पे हर वर्ष 100 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होते थे। और जब 2017 में मैं मुख्यमंत्री बना था तो सबसे पहले मेरे सामने वहीं का प्रस्ताव आया। तो मैंने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा साहब बाढ़ रोकने के लिए। तो मैंने कहा क्या पहली बार रुक रहा है? कहा नहीं साहब ये हर साल होता है। तो मैंने कहा हर साल 100 करोड़ खर्च होते हैं? कहा हाँ। मैंने कहा उसको बंद कर दो, यह कार्य नहीं होगा। कहा साहब नुकसान होगा। तो मैंने कहा एक बार नुकसान होने दो, देख तो लेंगे कितना नुकसान होता है। तो मैं उधर से गुजर रहा था अगले दिन ही, तो मैंने अपने हेलीकॉप्टर के पायलट से कहा, मैंने कभी मुझे एल्गिन ब्रिज थोड़ा दिखाना। तो उसने कहा कि साहब ये सामने तो है, अभी मैं दिखाता हूं। मैंने कहा वहां लेके चलो। मैंने कहा हेलीकॉप्टर को नीचे कर दो, कितना नीचे हो सकता है। फिर मैंने कहा इसको क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाइए और ले जाओ। पहले नजदीक ले लो, फिर उसको घुमाते घुमाते 12-15 किलोमीटर के दायरे तक इसको मुझे थोड़ा लेके चलो। उसने घुमाया, घुमाने के बाद फिर मैं अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ा। सायंकाल वापस आ रहा था, तो आते समय मैंने मैसेज कर लिया था कि मैं यहाँ पे बाढ़ से संबंधित विभाग के साथ शाम को बैठक करूंगा। और वे मेरे सामने एल्गिन ब्रिज से संबंधित फाइल को भी लेकर के आएंगे। मैं सायंकाल जब वापस आया था तो मैंने इन लोगों से कहा, मैंने कहा भी मुझे बताओ कि जो एल्गिन ब्रिज का प्रस्ताव है क्या है। उन्होंने कहा साहब यह है, इससे 2 जनपद खासतौर पर गोंडा, बहराइच और इधर बाराबंकी, ये 3 जनपद बुरी तरह प्रभावित होंगे। तो मैंने कहा इसके अलावा वहां पर कुछ और विकल्प नहीं है? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा एक बात बताओ, वहां पे नदी काफी चौड़ी है, अगर हम नदी को वहां पे ड्रेजिंग करें और ड्रेजिंग करके नदी को चैनलाइज कर लें तो मैं मानता हूं कि इसका समाधान हो सकता है। उन्होंने कहा साहब देखिए, एक तरफ हम करेंगे तो उधर गोंडा के लोग विरोध करेंगे, इधर बाराबंकी के लोग विरोध करेंगे। मैंने कहा बीच में ले लीजिए ना। मैंने कहा ड्रेजर कहीं किराए पे आपको मिल सकता, लीजिए। तो विभाग ने कहा साहब हमारे पास 2 ड्रेजर हैं। मैंने कहा कभी उपयोग हुए? कहा नहीं। तो मैंने कहा क्यों खरीदे गए थे? अगले 1 सप्ताह के अंदर ड्रेजर वहां पहुंचे। 12 से 15 किलोमीटर लंबा एक चैनल बनाया गया बीच में, और पूरी नदी वहां पर उसके साथ जुड़ गई। 100 करोड़ रुपए जहां खर्च होने थे पहले वर्ष, मात्र 5 करोड़ रुपए में हम उस समस्या का समाधान किए। और आज समझते, यानी आप देख रहे होंगे पिछले 5 वर्षों में, 5.5 वर्षों में इस बार भी 8 लाख क्यूसिक वाटर सरयू नदी में जा रहा था, लेकिन उन क्षेत्रों में नदी को चैनलाइज करने के बाद बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान हो गया। उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले 38 जनपद थे जो बाढ़ से प्रभावित होते थे। अगर मैं विगत वर्ष की बात करूं तो ये मात्र 4 जनपदों तक सीमित हो गया है। प्रबंधन और उसके साथ नेक नियति, यह एक संबंधित विभाग से जुड़ी हुई। और दूसरा,
समय पर किए गए प्रयास। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ यूपी के अंदर कार्य कर रही है। एनडीआरएफ वाराणसी और गाजियाबाद में काम कर रही है। एसडीआरएफ की 3 बटालियन हम लोगों ने 2017 में गठित की थी और उनकी अच्छी ट्रेनिंग देने के साथ ही उस कार्यक्रम को आगे तो बढ़ाया गया है। पीएसी की 17 ऐसी कंपनियां हम लोगों ने गठित की हैं जो फ्लड यूनिट के रूप में और आपदा के समय में कहीं भी राहत कार्य करने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं और वह भी उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में चल रहा है। और मैं सदैव से इस बात को मानता रहा हूं कि हम लोग देखते थे बचपन में, जब स्कूल कॉलेजेस में हम लोग पढ़ते थे तो स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा होता था आपदा से संबंधित विषय, और आपदा से संबंधित इन विषयों पर काफी चर्चाएं होती थी। बताया जाता था भूकंप आना है तो भूकंप के समय घर के अंदर जाने की बजाय घर के बाहर निकलो, कहां पे खड़ा होना, कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, आग लग गई हो तो कैसे बचाव करना है, बाढ़ के समय हमें क्या करना चाहिए। पाठ्यक्रम से सारे विषय हटा दिए गए। एक अच्छी शुरुआत है आपदा मित्रों की तैनाती और उनकी ट्रेनिंग के कार्यक्रम, और मुझे लगता है इसको बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाने के साथ साथ स्कूली पाठ्यक्रम और उन बच्चों की ट्रेनिंग ग्राम पंचायतों के इसके साथ जोड़ना है। दूसरा, मैंने एसडीएमए के सामने एक बात और कही थी, आकाशीय बिजली से उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पे मौतें होती हैं, और वह भी आप देखते होंगे कि आकाशीय बिजली से जो भी मौतें होती हैं उसमें 75 से 90% मौतें हमारे 2 जनपदों में होती हैं, मिर्जापुर और सोनभद्र जनपद में। इन दोनों जनपदों में मौतें होती हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम वहां लगाना, और ये संभव है, तकनीक आज विकसित हो चुकी है। इस दिशा में प्रयास करते हुए हम लोग बड़े पैमाने पर जनहानि को रोक सकते हैं, और इस दिशा में एसडीएमए उत्तर प्रदेश कार्य कर रहा है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कहीं भी आकाशीय बिजली गिरने से होने वाली जनहानि को रोकने के लिए आने वाले समय में कम से कम 4 से 6 घंटे पहले अगर हम उस क्षेत्र में सायरन बजाने या वहां पर कोई और अलर्ट उन लोगों को हम देने की कोई व्यवस्था कर सकते हैं तो बड़े पैमाने पे मौतें रोकी जा सकते हैं। एक दिन तो 2 वर्ष पहले की घटना है, आपने देखा होगा, जब एक ही दिन में लगभग 85 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से 35 यूपी के थे और शेष बिहार के अंदर भी घटना उसी दिन घटित हुई थी। एक साथ आकाशीय बिजली से मौतें हुई थी। ये बड़े पैमाने पे होती है, और उसमें से जो मौतें हुई थी सब मिर्जापुर और सोनभद्र में मौतें हुई थी। बुंदेलखंड में 1-2 थी, लेकिन ज्यादातर ये उसी क्षेत्र में हुई थी, और बिहार के अंदर भी 1-2 जनपदों के अंदर ये घटनाएं घटित हुई थी। अग्नि से जुड़ी हुई, अग्निकांड से जुड़ी हुई घटनाओं को भी ध्यान में रख करके हम इसके बारे में बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, और इसको सभी को जोड़ना चाहिए। दूसरा, जब हम आपदा की बात करते हैं तो भारतीय मनीषा ने इसको 3 भागों में विभाजित किया है। एक को आधिदैविक के रूप में माना है, जिसको हम दैवीय आपदा मान लेते हैं, जिसको आप आपदा मान लेते हैं। एक आदि भौतिक है, किसी हिंसक प्राणी के द्वारा किया जाने वाला नुकसान। आप देखते होंगे कि हमारे जो नेपाल से सटे हुए क्षेत्र हैं, जहां पे हमारी सेंचुरीज हैं, उसके आसपास अक्सर जंगली जानवरों के हमले से मनुष्य और जंगली जानवरों के आपसी द्वंद्व के कारण बहुत बार जनधन की हानि होती है। उसको भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर आपदा की श्रेणी में डाला है। तीसरा है आध्यात्मिक, जो किसी भी शारीरिक और मानसिक व्याधि के कारण नुकसान होता है। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, कोरोना इस सदी की सबसे बड़ी महामारी थी, हजारों मौतें हुई। दुनिया के अंदर एक वायरस ने, एक अदृश्य वायरस ने पूरी दुनिया को लिटा के रख दिया, बांध दिया, और उस दौरान समय से लिए गए निर्णय और समय पर की गई कार्रवाई के बेहतर परिणाम रहे हैं।
भारत का कोविड प्रबंधन दुनिया के अंदर एक मॉडल के रूप में देखा गया, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में समय समय पर जो निर्णय लिए जाते रहे और स्वयं पूरे अभियान को उन्होंने स्वयं लीड किया, परिणाम भारत के पक्ष में था। दुनिया के तमाम विकसित देश जिनका नेतृत्व उन्हें लीड नहीं कर पाया, वे पिछड़ते हुए दिखाई दे, वहां लाखों की संख्या में मौतें होती हुई दिखाई दी। सड़क दुर्घटना इसमें से एक चुनौती हम सबके सामने है। मुझे बताते हुए एक बहुत दुखद सच है कि उत्तर प्रदेश में मार्च 2020 से लेकर के आज की तिथि तक 23,631 कुल मौतें कोविड महामारी से हुई। लेकिन पिछले 2.5 वर्ष के अंदर कोरोना जैसी महामारी ने, जिसने पूरी दुनिया को पस्त कर दिया था, उस महामारी से मौतें होती हैं 23,600 और सड़क दुर्घटना में अकेले उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष 22,000 से अधिक मौतें होती हैं। एक बहुत बड़ी चुनौती है हम सबके सामने। और मेरा मानना है अवेयरनेस का अभाव है। सड़क इंजीनियरिंग की कुछ जगह कमी हो सकती है, लेकिन अवेयरनेस भी इसमें कहीं ना कहीं, लोग हेलमेट पहन के नहीं चलेंगे, सीट बेल्ट लगा के नहीं चलेंगे, ओवर स्पीडिंग होगी, शराब पी करके वाहन चलाएंगे। थोड़ी भी हम उन लोगों को इसके बारे में प्रशिक्षित कर लें, थोड़ा भी उनको इसके बारे में जानकारी दिला दें, स्कूल कॉलेजेस के पाठ्यक्रम का हिस्सा बना लें, आपदा मित्र इन सब के साथ साथ इन सभी के बारे में लोगों को अवगत कराना एक हम लोग हैंडबिल बना करके स्कूल में जाकर के इसके बारे में बताना प्रारंभ कर लेंगे, तो व्यापक पैमाने पे होने वाली जन और धन की हानि को रोका जा सकता है। मुझे प्रसन्नता है कि 2 दिनों के तक इन 9 राज्यों से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, एनडीएमए और एसडीएमए के सभी अधिकारी और प्रतिनिधिगण अपनी सफलतम जो आपके यहां के प्रयोग हैं उन सब पर अध्ययन करेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे और इन 2 दिनों के अंदर किसी एक ठोस निष्कर्ष पर पहुंच करके किसी भी प्रकार की आपदा से होने वाले जन और धन की हानि को न्यूनतम और फिर 0 स्तर तक पहुंचाने में आप किसी एक निष्कर्ष पर अवश्य पहुंचेंगे और उसका व्यापक लाभ आने वाले समय में देश को प्राप्त होगा। इस विश्वास के साथ इस 2 दिवसीय क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन की राज्य स्तरीय इन कॉन्क्लेव के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर मैं इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं प्रमुख सचिव राजस्व महोदय को मंचासीन अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित करने हेतु आमंत्रित करती हूं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। सीएम योगी ने इस सम्मेलन का उद्घाटन कर दिया है और कई बड़ी बातें उन्होंने एनडीएमए के सम्मेलन में कही हैं। कार्यक्रम से सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लंबा चौड़ा कार्यक्रम रहने वाला है। आज खतौली भी जाएंगे जहां जनसभा होनी है, मेरठ भी जाना है आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, और फिलहाल राजधानी लखनऊ से सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं।